हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एग्जाम में काफ़ी कम वक्त बच गया है और समय है कि इस तैयारी को सही ढंग से किया जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार आपके इंड्योरेंस का भी टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितने देर तक मैदान में टिके रह सकते हैं। आपके इंड्योरेंस और स्टेमिना का जांच एक ही दिन में दोनों जीएस पेपर के एग्जाम्स को लेकर किया जा रहा है। तो जो पहले से इस एग्जाम को दे रहे हैं या पहले भी उन्होंने मेंस को लिखा है, उनके लिए भी थोड़ा ये एक शिफ्ट होगा, चेंज होगा। उन्हें भी फोकस करने की जरूरत होगी, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ये भी कि आप जो है इस पेपर को जब देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए मॉक में भी कि एक ही दिन में दोनों जीएस पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, तभी जो है ना प्रैक्टिस सही ढंग से हो पाएगी। थोड़े हाथ में दर्द होंगे शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं है। स्वागत है आपका पीसीएस सारथी चैनल में और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस क्रैश कोर्स। और यहाँ पर हम डेली बेसिस पर कुछ टॉपिक्स को देखते जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि इन टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और अगर डायरेक्टली नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जो टॉपिक्स हैं आपको काम आने वाले हैं एज फॉर्डर पॉइंट्स। आगे हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप मुझसे बेहिचक कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप पर जाके सर्च करना है अभिनव_सर_BPSC और ये कनेक्ट करते आप मुझसे जुड़ जाएंगे। और अगर कोई समस्या है या कोई मेरा जो पैटर्न है इसमें लग रहा है कि ऑल्ट्रेशंस चाहिए या कुछ पूछना है या आपने कोई आंसर लिखा है, उसको भेज दीजिए, मैं इवैल्यूएट करके उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में से एक ब्रिक्स की। इंटरनेशनल ग्रुपिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे सवाल जो है हर बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में 3-4 चीजों पर आपको फोकस करना होता है। एक तो उसके हिस्ट्री को लेके और उसके रेलेवेंस को लेके कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या वो दौर था जब इसकी शुरुआत की गई थी, और एक हो गया कि कितना महत्वपूर्ण है ये आज के दौर में, कितना प्रासंगिक है। इसी तरीके से जो लेटेस्ट इसके जो समिट वगैरह हुए हैं, जो हाल फिलहाल में मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, उसमें क्या कंक्लूजन निकला, उसका निष्कर्ष क्या था, और इसमें एक भारत का क्या पहलू था। इंडिया का जो है पर्सपेक्टिव आपको देखना है कि इंडिया के लिए फायदेमंद था या घाटे का सौदा था। इंडिया इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है अगर हमें अपने को और महत्वपूर्ण जगह देना है। तो वर्ल्ड ऑर्डर काफी तेजी से चेंज हो रहा है और इंडिया जो है भले ही डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अब इसका जो स्टैंड है, जो इसका ग्रेविटी है, वो काफी बढ़ चुका है और ये ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बिना इंडिया के सोची नहीं जा सकती है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और हम बहुत बड़े सप्लायर हैं। अगर हम बात करें वर्कफोर्स की, अगर कहीं पर दुनिया में टेक्नीशियंस की जरूरत हो, इंजीनियर्स की जरूरत हो, डॉक्टर्स की जरूरत हो, तो इस सब जगहों पर बिना भारतीयों को इमेजिन किए हुए काम नहीं चल सकता है। अगर वो साइंटिस्ट की बात हो या वर्कर क्लास की बात हो, और इससे हमारे देश में रेमिटेंस वगैरह भी आते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करने की, तो उसमें भी हम अव्वल हैं। और जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वो भी डेवलपिंग के ही कैटेगरी में है, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और चाइना एज अ कंट्री हम देखें तो हमारा प्रतिस्पर्धा भी हमें देता है, कंपटीशन देता है, मार्केट वगैरह में, ट्रेड में वो हमसे बहुत आगे है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उसको चैलेंज करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सारी पहलुओं को देखना होगा और ये भी कि इंडिया अपने को कैसे मजबूत कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म को, जिस भी प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इसको यूटिलाइज करके इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर में अपने को और मजबूत कैसे कर सकता है। हम बात करेंगे ब्रिक्स। तो पहले ये ग्रुपिंग जो था ब्रिक था, बाद में यहाँ पर एस ऐड हो गया। इसमें टोटल 5 देश हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 5 कंट्रीज का एक बहुत अच्छा सा क्लब है
और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे, रेलेवेंस समझेंगे, इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और फिर एक बढ़िया कंक्लूजन पर हम पहुंचने का काम करेंगे। तो देखिए, जो इसका नाम है यहीं से शुरू करते हैं। ये ब्रिक्स जो है, इसमें टोटल 5 आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, BRIC और S। तो B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रस्सा, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो पांचों देश हैं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है। यहाँ पर ये जो ब्राजील है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, जबकि रसिया जो है ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यूरेशिया का हिस्सा हो गया। इंडिया और चाइना तो कंप्लीटली एशिया के देश हैं, और साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन नेशन है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग कंटिनेंट्स का भी यहाँ पर आपको एक अमलगमेशन नजर आ रहा है। अब इस तरीके का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, तो एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था इस कंसेप्ट को 2001 में पहली बार। उसका नाम है जिम ओ'नील। जिम ओ'नील वो व्यक्ति है जो कि गोल्डमैन सैच में एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, और उन्होंने ही पहली बार 4 देशों को एक साथ आके क्लबिंग में काम करने की बात किए थे, और ये इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव उसमें ज्यादा ढूंढ रहे थे। लेकिन आज का जो दौर है, ब्रिक्स को हम केवल इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, हम उसको सोशल, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिकल सारे पहलुओं में देख रहे हैं कि ये कैसे लाभदायक हो सकता है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, इन 5 देशों के लिए और हमारे लिए इंडिया इन स्पेसिफिक। ओके, तो पहले 4 थे, बाद में ब्रिक्स में एस ऐड हो जाता है। तो 2001 में हम देखते हैं कि इस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और यहाँ पर कई तरीके के एक्सपेंशंस देखने को मिले। कुछ इम्पैक्ट जो है, जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके वजह से इंडिया जो है थोड़ा सुदृढ़ होता हुआ नजर आ रहा था। तो 2001 में ये कंसेप्ट निकल के आता है, और जो आखिरी देश इसमें ऐड होता है वो है साउथ अफ्रीका 2010 वर्ष में। ओके, अब यहाँ पर आंसर की शुरुआत जब आप करते हैं तो कई तरीका हो सकता है शुरुआत करने का। एक मैंने तरीका आपको बताया था कि आप वहां पर ये कोई भी अगर ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स ही है, तो इसमें टोटल आबादी दुनिया की कितनी प्रतिशत है, दुनिया का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल या एग्जैक्ट फिगर ये कितना एक्वायर करके रखा है, इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, या और भी अगर कह सकते हैं कि ये जो 5 देश हैं इनका वर्ल्ड ट्रेड में कितना शेयर है, हेल्थ सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर बढ़ चढ़ के नजर आ रहे हैं तो उन बातों को प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि करीब 3 करोड़ 97 लाख के अप्रॉक्स में ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ ये आता है, और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है इसका 3.21 बिलियन है। अगर ऐसे मान के चले कि करीब 7 बिलियन दुनिया की आबादी है, तो उसमें अप्रोक्स हाफ जो है यहीं से आ जाता है। ओके, तो ऐसे बता सकते हैं कि जो धरती का, जो अर्थ का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका करीब 1/4, वैसे 1/4 से कहीं ज्यादा 26.7% जो है वो इन्हीं देशों से आता है, और यहाँ पर पूरी आबादी का 41% जो हिस्सा है अप्रोक्स वो इन्हीं कंट्री से आता है। तो ये एक बेहतर मार्केट हो सकता है, बेहतर प्रोड्यूसर हो सकता है, और इन जगहों पर हमने डेमोग्राफी को ट्रांजिशन में देखा है। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश हैं, और अलग अलग जगहों पर इसमें आपको कहीं पे कम्युनिस्ट कंट्रीज नजर आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट विंग की सरकारें हैं, कहीं राइट विंग है, या ऐसे कह लें कि यहाँ पर इंडिया जैसे है मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हर तरीके का यहाँ कंसेप्ट नजर आ रहा है। ओके, तो पॉपुलेशन, एरिया, जीडीपी की अगर बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा होल्ड हमें वर्ल्ड ऑर्डर में नजर आता है। और अगर हम शुरू के ही 4 देशों की बात कर लें, यहाँ साउथ अफ्रीका को एक बार को हटा भी देते हैं, तो जो ब्राजील है, जो रस्सा है, जो इंडिया है और ये जो चाइना है, ये जो 4 देश हैं ये टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, और इनको कह सकते हैं कि ये आने वाले समय के ये महाशक्ति हैं, सुपर पावर हैं, और दिस इज हार्श रियलिटी। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जरूर थोड़े खट्टे रहते हैं, बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, और दोनों देशों में कई तरीके की प्रतिस्पर्धा भी है और बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं, दिस इज नोन फैक्ट। लेकिन जब एशिया एज अ होल की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि एशिया को एक मजबूत कंटिनेंट बनाना है, तो इसमें इन दोनों देशों का महत्व जो है बढ़ जाता है।
यहाँ पर एनिमिटी जो है बहुत अच्छी बात नहीं होगी। दोनों देशों को साथ आके काम करना चाहिए और ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की ताकत रखते हैं अपने मैन पावर के बदौलत, अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट के चलते, अपने लेबोरियस लोगों के प्रति। जितना यहाँ लोग जो है लेबोरियस हैं, इनके वजह से इंडिया और चाइना अगर मिल के काम करें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। इस तरीके से देखा जाना चाहिए। ओके, और ब्रिक्स को बहुत समय तक ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जब शुरू में इसको एक उस तरीके की संगठन के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। ओके, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका उपयोग निवेश संभावनाओं को तलाशने में किया जा रहा था, ये कहना ज्यादा सही होगा। 2009 में एक बार आप देखिए, 2008 का दौर था जब आर्थिक मंदी आती है, वैश्विक स्तर पर वैश्विक आर्थिक मंदी आती है, और जो 2009 है वहां पर हमने देखते हैं कि एक उथल पुथल हमें देखने को मिलता है उस समय के वर्ल्ड ऑर्डर में। ये जाना गया 2009 की बात है, उथल पुथल जो है देखा गया। और यहाँ पर बात जुलाई 24, 2022 की है, जब चाइना में ये 14वां ब्रिक्स सम्मेलन होता है। उस समय से ये लगातार हो रहा है और इसको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज फुटेज भी मिलता है। और यहाँ पर जो मीटिंग्स होते हैं, जो समिट्स होते हैं, जो प्रेसिडेंटशिप होती है, वह साल दर साल शिफ्ट होती है। और इसी ऑर्डर में पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, अगेन ब्राजील, फिर रसिया, इसी ऑर्डर में ये इस तरीके से प्रेसिडेंटशिप चलती रहती है। तो 2022 का जो समिट था चाइना के द्वारा उसको होस्ट किया गया था। ओके, अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इन देशों के बीच में एक अग्रीमेंट है, जो बायलैटरल टाइज है, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिद्धांतों पर बेस्ड है। महात्मा बुद्ध वगैरह के समय में भी उन सिद्धांतों की बात की जाती थी, जैसे कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, गैर हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे ये पंचशील वगैरह के सिद्धांत में भी देखा गया। और बहुत पहले से जो भी एक कह ले कि मैच्योर स्टेट है, इस बात का ध्यान रखता है कि किसी के इंटरनल अफेयर्स में, किसी के इंटरनल पॉलिटिक्स में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं डालना है। तो गैर हस्तक्षेप जो है इसका एक बहुत अहम पहलू है। इसी तरीके से यहाँ बात की गई है इक्वालिटी की, समानता की बात की गई है कि जो सारे कंट्रीज हैं इनको लेवल प्लेइंग फील्ड पर देखा जाएगा। ये नहीं कि इनकी इकोनॉमी बड़ी है, इनकी छोटी है तो इनको ज्यादा तवज्जो मिले, इनको कम मिले, नहीं। दे आर ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा वो पारस्परिक लाभ के लिए होगा, म्यूचुअल गेन के लिए होगा। यानी कहने का यही सीधा आशय है कि वो ऐसा काम करें जिससे सारे देशों का लाभ हो, एटलीस्ट इन 5 कंट्रीज का लाभ हो। और इसमें अगर विश्व वर्ल्ड कम्युनिटी को कुछ एडवांटेज हो जाता है, वेल गुड। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट लेकर आया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको एनडीबी भी कहते हैं, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हालांकि इसका जो मुख्यालय है वो चाइना के संघाई में ही है। और भी बहुत तरीके के मैकेनिज्म्स लाए गए, जैसे आईएमएफ वगैरह में, वर्ल्ड बैंक में फॉलो किए जाते हैं, तो उसी का एक मिनिएचर रूप कह सकते हैं। जैसे कि कंटिजेंट रिजर्व का अरेंजमेंट। कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर किसी भी तरीके से रुपए पैसे की जरूरत पड़ जाती है, फायर फाइटिंग सिचुएशंस आ जाते हैं, तो वहां पर एक रिजर्व होगा जिस पैसे को यूज किया जा सकता है इन देशों के द्वारा। यहाँ पर एक बास्केट ऑफ रिजर्व्स, जैसे कि हम देखते हैं कि आईएमएफ की अपनी मुद्रा है, ठीक है, एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह, तो वो सब जैसे है वैसे ही यहाँ पर भी एक बास्केट हो गया, इसमें इन कंट्रीज के करेंसी को प्लेस करते हैं, ठीक है। और कई बार देखा जाता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये जो पांचों देश हैं, तो जैसे कि G7 ग्रुपिंग है, कहीं ना कहीं जो वो अमीर कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे 1970s के दौर में, उनकी ग्रुपिंग G7 है, उसी का एक कह लें कि पैरेलल डेवलपिंग वर्ल्ड का एक कह लें कि वर्जन देखने को मिलता है। उस रूप में भी बहुत लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं, जो कि ठीक भी है, गलत तो नहीं है। ओके, और यहाँ पर मेंबरशिप बढ़ाने की बात की जा रही है, और कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि इंडिया चाइना के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, लेकिन वो तेजी से इमर्ज हो रहे हैं और उन्होंने एक जज्बा दिखाया है और वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि उन्हें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाया जाए। तो ये पोस्ट पैंडेमिक एरा में
इस तरीके की बातें जो है काफी बढ़ गई हैं। यहाँ पर जैसे देखिए पेंडेमिक का ही सिचुएशन था और इसके बाद जो वैक्सीन वगैरह डेवलप किए गए, इंडिया ने इसमें एक लीड लिया, दुनिया भर ने इस बात को एक्नॉलेज किया और इंडिया इन देशों को, खासकर जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा अपने तरफ से हेल्प किया, ज्यादा सप्लाईज वैक्सीन वगैरह के बना के। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं और कुछ अच्छी बातें होती हैं। तो जिन अच्छी बातों को हम प्रेज करते हैं और जो कमियां होती हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, दिस इज ऑब्वियस। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है बस क्रिटिसाइज करके छोड़ देना उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप उसके लिए कुछ उचित सॉल्यूशन दीजिए। ओके, क्रिटिसाइज कर देना ये एक कह सकते हैं कि प्रेस या मीडिया हाउस का काम होता है, लेकिन सॉल्यूशन देना जो है ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस होते हैं हर चीज के और आपको इस तरीके के सॉल्यूशंस देने होंगे। जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं इनमें आपस में कई बातों पर मतभेद देखने को मिलता है। अगर हम समझना चाहें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जैसे हम ले लेते हैं ब्राजील और इंडिया को ही, तो देखें हमने कई बार कि शुगर केन को लेकर, चीनी को लेकर कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं पहले भी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इंडिया और रसिया की बात करें तो वैसे तो ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा रसिया, इस बात को हम मानते हैं हमेशा से, लेकिन कई मुद्दों पर हम देखते हैं कि कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जब इंडिया अपना ओरिएंटेशन यूएसए के साथ बढ़ाता है तो रसिया जो है थोड़ा सा नाखुश होता है और कई बार इस तरीके के सीन क्रिएट हुए हैं जब रसिया पाकिस्तान को मदद कर रहा था एक कह ले कि मिलिट्री एक्सरसाइज में, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी नाराजगी को दिखा सके। लेकिन इंडिया का वो ऑल वेदर फ्रेंड है और इंडिया ने भी हर समय कहीं ना कहीं रसिया को जिस तरीके से मदद कर सकता था उसने भी किया है। जैसे कि अभी यूक्रेन वाली क्राइसिस थी और जो उनके लिए बहुत बैड सिचुएशन था, कई तरीके के सैंक्शंस लग गए थे। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल सिचुएशंस इंडिया जो है वहां पे रसिया के साथ खड़ा रहा और वहां से हमने कच्चा तेल, पेट्रोलियम जो भी हमें लेना है हम लेते रहे, किसी भी तरीके की सैंक्शंस की परवाह किए बिना, या S-100, S-400 मिसाइल्स वगैरह जो भी हमने लिया वो सब कुछ। ओके, इसी तरीके से इंडिया चाइना में बॉर्डर को लेकर इश्यूज हैं, ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स हैं और भी बहुत कुछ। ऐसे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मोर और लेस अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर हमने कमियां निकालने की कोशिश की तो जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में भी कई बार कमियां निकल जाती हैं, वैसे यहां पर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बातों को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं आज के नहीं हैं, ये सिल्क रूट के समय से हैं या उससे भी पहले के हैं। या हमने ये देखा है कि इंडिया चाइना किस तरीके से एक साथ काम किए हैं बहुत सारे। जैसे अगर हम बात करें, अगर वर्ल्ड ट्रेड की ही बात करें और वहां पर जो देखते हैं हमने कि जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड जो है डेवलपिंग वर्ल्ड को क्रश करने का काम करते हैं, वहां पर इंडिया चाइना एक प्लेटफॉर्म पर साथ आके जिस तरीके से डेवलप्ड वर्ल्ड को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इस तरीके से बहुत अच्छा ट्यूनिंग है इंडिया चाइना के बीच में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके उत्पत्ति पर सवाल उठते हैं। इस तरीके से इंट्रो भी आप दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ब्रिक्स पर ही आंसर लिखने को आया तो जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताया था कि आप उसमें पॉपुलेशन, जीडीपी, इकोनॉमी, इन चीजों का जिक्र कर सकते हैं, क्षेत्रफल का। एक ये तरीका हो सकता है कि उसके ओरिजिन से ही स्टार्ट करें। तो इस पर ओरिजिन पर हमने बात की कि पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो जाता है, जिम ओ'नील की बात हो गई। हाँ, उसने जिस बुक में इस बात को रखा था उस पुस्तक का नाम है बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये जो है वो पुस्तक है, इसका अगर आप जिक्र करके हाईलाइट कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को गंभीरता से पढ़ा है। यही चीजें जो है आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर भारतीय जो एक ओरिजिन के व्यक्ति हैं रूपा पुरुषोत्तम, जो कि एक रिसर्च असिस्टेंट हैं, उन्होंने फिर इस पर काम किया, इसको कहने की और अच्छे से सोचा समझा और जितना इस पर डिस्कशन हो सकता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता था, उन्होंने करने का काम किया। और साउथ कोरिया जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल होने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। तो कहते हैं कि या शुरू में जो बातें हो रही थी तो एक बार को साउथ अफ्रीका को शामिल करके या छोड़ के, तो पहले तो ये ब्रिक था, एक कभी कभी क्या होता था कि BRIC के लगा दिया जाता था, के फॉर कोरिया, और कभी कभी ब्रिक्स ऐसा लिखा गया उन्हें।
तो ये इस जो है वो साउथ कोरिया के लिए यूज हो रहा था। तो ऐसा हमने देखा था शुरुआती दौर में। बाद में जो भी चीजें होती हैं, और यहाँ पर एक पहली जो ऑफिशियल मीटिंग होती है वर्ष 2009 में होती है, जहां पर भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाकी जो 4 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट्स थे या हेड ऑफ कह लें कि गवर्नमेंट थे, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पहली बार इस तरीके की मीटिंग होती है और उसको बहुत ज़्यादा फुटेज वगैरह भी मिलता है। वहाँ पर जो समिट के मेन टॉपिक्स थे डिस्कशन के कि हम एक इफेक्टिव और बेहतर फ्यूचर कैसे बनाएं जो कि सस्टेनेबल हो, और चारों देशों में किस तरीके से अच्छे स्तर पर कोऑपरेशन संभव है, और वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इसमें जैसे भारत के तरफ से जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो कैसे अच्छा काम कर सकता है, या भारत का जो सेंट्रल बैंक है चाइना का सेंट्रल बैंक, दोनों मिलकर एक साथ कैसे बेहतरी कर सकते हैं, इस तरीके के पहलुओं पर ज्यादा डिस्कशन किया गया। ओके, और यहां पर कुछ ऐसे डिबेट्स हुए कि कैसे ये जो गरीब देश हैं, मतलब ये जो 4 देश हैं इसमें से 3 तो गरीब ही थे और एक एक्टिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये शामिल हो रहे हैं, तो इस तरीके के डिस्कशंस थे। बहुत लोगों को ये बात चुभ भी रही थी, और जो यहाँ पर ये एक लाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। The BRIC countries declared the necessity for a new global reserve currency that would have to be diverse, stable and predictable. After जो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो उस समय पर यकातेनबर्ग में जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसके बाद क्योंकि डॉलर को लेकर कई तरीके के अब मन में लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके थे कि ये बिल्कुल डाइवर्स नहीं है, सब कुछ मोनोटोनस सा हो गया है, और हम डॉलर को इतना ज्यादा क्यों तवज्जो दें, या फिर करेंसी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इस बात को भी लोगों ने समझा और उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। डॉलर इतना गिर गया, अगर वर्ल्ड क्राइसिस आती है तो आपके करेंसी में कोई दम नहीं है, इस तरीके की बात मोटे तौर पर हो रही थी। यही सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन दे रही थी। और यहाँ पर 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है अगस्त में, तो कह सकते हैं कि ये एक पूरा जो है प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पर उस समय साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे जैकोब जुमा साहब थे, वो मीटिंग अटेंड करते हैं। उस समय चाइना के सान्या में हुआ था मीटिंग 2011 अप्रैल में, ओके, अपने 100% कैपेसिटी पर। अब यहां पर देख लेने वाली बात है कि अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, और ईरान जो कि एशियन कंट्री है, और यहाँ पर ईरान थोड़ा हट के एशियन कंट्री है। हट के कहने का मतलब है कि यह जो है ये सिया सुन्नी वाला कन्फ्लिक्ट जो है, उस एंगल को भी ध्यान में रखिए। पूरी जो दुनिया है या जो मेन जो अरब वर्ल्ड है वो सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे सिया मुस्लिम्स हैं। और यहाँ पर उसी समय से अर्जेंटीना और ईरान के तरफ से भी इस तरीके के इंटेंशंस दिखाए गए कि हम इस क्लब में शामिल होना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पर कुछ और कंट्री जैसे कि मुस्लिम वर्ल्ड का टॉर्च बियरर सऊदी अरबिया ने भी दिलचस्पी दिखाई। टर्की के साथ हमारे बहुत मामलों में इत्तेफाक अच्छे नहीं रहते हैं, खासकर कश्मीर वगैरह के मुद्दे पर जिस तरीके का टर्की का स्टैंड होता है और वो पाकिस्तान का पार्ट लेता है, तो उससे, लेकिन वो एक पहलू है। टर्की के साथ बहुत सारे मामले हैं जिस पर हम अच्छा डिबेट कर सकते हैं, और इजिप्ट के द्वारा भी इसमें दिलचस्पी दिखाई गई, और इन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से पुरजोर तरीके से रखा। ऑफिशियल रिक्वेस्ट इन्होंने किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज सच कोई इसमें एडिशन नहीं किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि एक नया ग्रुपिंग बन रहा है और लोग उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, तो उसमें उसके जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रांग हैं, तभी कोई शामिल होना चाहेगा, ओके। और ये सब कुछ जब हो रहा है तब हम देखते हैं कि जो ब्राजील के फोर्टलेजा में समिट होता है, 6ठा समिट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी पॉलिटिकल शिफ्ट हो चुका था, और यहाँ से पीएम मोदी जो है जीतने के बाद जाते हैं पहली बार, और इस तरीके का एक कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया को लीड कर रहा था। तो वैश्विक स्तर पर एक निगाह ब्रिक्स और इंडिया की तरफ बढ़ जाती है, और यहीं पर जब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक का कंसेप्ट देखते हैं, जिसको कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पर
मतलब कहें कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का कोर फंक्शन क्या होगा, तो हम बताएंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा। और यहाँ पर एनुअल लोन पर लिमिट रखी गई है 34 बिलियन डॉलर्स की। ओके, और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक तो खुल गया। अब यहाँ पर उसके रीजनल ब्रांच की बात की गई, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक अफ्रीका रीजनल सेंटर जो है ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, वो अफ्रीकन हेडक्वार्टर हो गया ब्रिक्स बैंक का। अब यहाँ पर देखिए इन सारे कंट्रीज का इसमें शेयर जो है इक्वल है, 20% है। अगर मान लेते हैं कि नया कंट्री का एडिशन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा सबका शेयर कम हो जाएगा एंड सो ऑन। तो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि 50 बिलियन डॉलर जो है उस कैपिटल से ये शुरू होता है और ये बढ़ते बढ़ते 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है। ओके, इनिशियल गोल 50 बिलियन डॉलर पहुंचने के लिए 10 बिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट किया गया ब्राजील के द्वारा, इसी तरीके से रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा, यानी पांचों देशों के द्वारा 10 बिलियन डॉलर दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी इसमें 53 प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और टोटल अगर करें तो 15 बिलियन डॉलर का वहां से बात निकल के आता है। तो ये पता चल रहा है कि इन्होंने अच्छा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में और लगातार कर भी रहे हैं, और जो हमारी डिपेंडेंसी थी वर्ल्ड बैंक वगैरह पर, IMF पर, वो कम होती हुई नजर आ रही है। अपना ये हमारा अपना कह लें कि एक मैकेनिज्म है, ये इस तरीके का एक रिजर्व हमने तैयार किया और उसी के पैरेलल में एक और इमरजेंसी आकस्मिक रिजर्व की भी व्यवस्था हमने की, जिस पर अभी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया। इसको शॉर्ट में CRA कहते हैं हम, क्रा, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ये एक तरीके का कह सकते हैं कि व्यवस्था है जो कि फायर फाइटिंग सिचुएशन में मददगार साबित होगा। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब ये जो साउथ वर्ड है इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का जो एक टर्म यूज होता है उसके हिसाब से ये प्रासंगिक है। ओके, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको वो ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहा है, मजबूत बना रहा है और उसमें इसकी एक अहम भूमिका है। ओके, और यहाँ पर जैसे कि दुनिया भर में मनी ट्रांसफर के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, स्विफ्ट मैकेनिज्म, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। और इंडिया में जो PNB वाली एक फर्जीवाड़ा हुई थी जिसमें नाम आता है नीरव मोदी एंड ऑल ये सब, तो उस समय जो स्विफ्ट चर्चे में रहा था तो उसके एक पैरेलल में कि स्विफ्ट व्यवस्था जो है उस पर हमारी क्यों डिपेंडेंसी होनी चाहिए, उसके अलग भी हम कोई सिस्टम सोच सकते हैं पैसा लेन देन करने के लिए। तो वही बात है कि compete करने के लिए स्विफ्ट को एक इस तरीके का हम व्यवस्था लाएं। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया है उसने इस तरीके के डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिए हैं कि हम इसका ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पैसा ट्रांसफर करना है, लीगल चैनल से भेजना है, तो हम अपने करेंसीज में ट्रांसफर करें, या जो हमारे कह लें कि ये 5 देशों के जो अपने करेंसीज हैं इसमें आदान प्रदान करें। डॉलर को हम एक बार को साइडलाइन भी कर सकते हैं। और क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जो है इसकी बात की गई। और कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर हमें जो भी ट्रांसफर करना होगा वो काफी सिक्योर होगा, स्टैंडर्डाइज होगा और रिलायबल होगा। अब ऐसा नहीं कि इन देशों में ही ट्रांसफर करना है तो हवाला जैसा कुछ कारोबार शुरू हो जाए। इन चीजों को भी रोकने की जरूरत है इसके हिसाब से भी। और ये सब जो है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और उससे बहुत कुछ आगे का हम सोच के देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहने वाला है हमारे लिए, और ये पैंडेमिक में किस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, तो ये सब कुछ है। वैसे ये वाला जो पेज है मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ इसका क्या रेलेवेंस था। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। देखिए जो 14th ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट किया गया चाइना के द्वारा और ये वर्चुअल मोड में था। कहने का मतलब है कि अभी पेंडेमिक की सिचुएशन जो है खत्म हुई है और बहुत सारे ऐसे मीटिंग समिट्स जो हैं अभी भी ऑफलाइन मोड में उस तरीके से नहीं हो रहे थे। अब खैर होने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ ये वर्चुअल मोड में था। और इसका जो थीम है वो ये था, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप
अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश करना, ये इसका थीम है। थीम जो है अगर हो सके तो आप याद कर लीजिए, या थीम का जो कंटेक्स्ट है उसको दिमाग में रखिए कि यहाँ पर बात की गई है हाई क्वालिटी पार्टनरशिप की ब्रिक्स देशों के बीच में, और नए युग में ग्लोबल डेवलपमेंट को, कह सकते हैं वैश्विक विकास को तवज्जो देने की बात की गई है। यानी केवल हम 5 कंट्रीज तक नहीं सोच रहे हैं, यहाँ विश्व बंधुत्व का जो एक कंसेप्ट है उस पर भी हमारा फोकस है, वैश्विक विकास की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिक्स प्लस जो है ये चर्चे में आ जाता है। मैंने जब शुरू में कहा था कि 2022 में इसको एक्सपेंड करने का यहाँ पर बात किया गया, तो इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, काजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड, तो इन सारी कंट्रीज को भी अगर हम इसमें एक बार को समाहित करके देखें, जो कि मीटिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स प्लस हो गया ये। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजिंग डिक्लेरेशन। इसमें क्या बात कही गई कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर वाली सिचुएशन है, उसको कैसे खत्म करने की जरूरत है, ये कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को परेशान कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कैसे फायदेमंद नहीं है, वॉर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिक्स सपोर्ट टॉक्स ये बहुत ज़्यादा जरूरी थे, और ये मेन एजेंडा कह सकते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन का। इसी तरीके से यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस और जो रेड क्रॉस इफर्ट्स हैं ह्यूमैनिटेरियन एड देने की यूक्रेन में, जहाँ इतने लोगों की जानें चली गई, इतने लोग घायल हो गए, तो वहाँ पर हमने बात की कि हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को और रेड क्रॉस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो तालिबान के वजह से समस्या उत्पन्न हुई है अफगानिस्तान में, उस पर भी चर्चा किया गया, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। इतना ही नहीं, इसके पैरेलल में टेररिज्म, ई कॉमर्स जो कि काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, ई कॉमर्स, हेल्थ, अब वन हेल्थ का कंसेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकता है और किया भी गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि यूनानी मेडिसिन हो गया या आयुर्वेद हो गया या चाइना का या तिब्बत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आजकल उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है और लोग वापस से अपने अतीत के तरफ, अपने जड़ों की तरफ जा रहे हैं। तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी ये सारे मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फायदेमंद तो हमेशा से रहे हैं। तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, चाइना का, तिब्बत का, इन चीज़ों को मिला के कुछ और अच्छा हम बना सकते हैं, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। हमने इसके लिए एक अलग से आयुष मंत्रालय ही रखा है। ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो उद्देश्य हैं, इसको आपको जरूर अपने आंसर में जगह देना है कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका सर्वप्रथम कार्य है। इसी तरीके से क्षेत्रीय विकास भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड में, व्यापार में जो बाधा है, जो अवरुद्ध है, उसको खत्म करने की जरूरत है और उस पर यह निरंतर काम कर रहा है। पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट गेटवे, ये सब हमने देखा। रिसोर्सेज का किस तरीके से इष्टतम इस्तेमाल हो सकता है, इस पर बात की जाती है कि रिसोर्स मिनिमम यूटिलाइज हो और उसे मैक्सिमम हम गेन कर सकें, सारे देशों के बीच में सद्भाव रहे, अच्छे रिश्ते रहें, ये सब कुछ। और कह सकते हैं कि डोमिनेंट सप्लायर हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, सर्विसेज का और न्यू मटेरियल्स का 2050 तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लोग जो हैं इन देशों के पहले से भी अपने कल्चरल टाइज की वजह से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया और अगर बात कर लें चाइना की, या फिर इंडिया और रसिया का बहुत पुराना संबंध है, या कह सकते हैं कि जब सी रूट हुआ तो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आना जाना था, इसके साथ बहुत तरीके के हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। और यहाँ पर पीपुल टू पीपुल टाइज बढ़ाने की बात है। और ये कैसे होगा? जब हम लोगों का टूरिज्म सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि यंग डिप्लोमेट्स का एक फोरम बनाया जाए, पार्लियामेंट्री फोरम हो, सिविक ब्रिक्स हो, ट्रेड यूनियन का फोरम हो, मीडिया का फोरम हो। तो इससे हर स्तर पर एक्सचेंज हो गए आइडियाज, लोग एक साथ आएंगे और अपने को थोड़ा और ज़्यादा नज़दीक महसूस करेंगे और फोस्टर करेंगे हम जो है अपना कोऑपरेशन। देखें तो जैसे कल्चर में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, फिल्म में और खासकर यूथ के बीच में, ये सब हो गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर हमने बहुत कुछ बात भी किया, करीब 8 साल से अधिक हो रहे हैं या अप्रॉक्स 8 ईयर्स हो गए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट है। और यहाँ पर हमारा एक मकसद होना चाहिए कि जो भी हम काम करें वो सतत विकास की तरफ हमें ले जाता हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी की बात आप करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा को डेवलप करने की, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं, इरिगेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन चीज़ों पर बात होती है। हमने जैसा आपको शुरू में ही बताया कि ये एक इकोनॉमिक फोरम बस नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जाती है, और इसी के एवज में हम टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, इस क्षेत्र का अगर रीजनल डेवलपमेंट करना है तो इसमें पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये सब कुछ बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर बात की गई। अब जो यहाँ बातें होती हैं या एक दूसरे के साथ जो सहयोग बनाना है, उसके कई सारे चैनल्स हैं। एक तो हो गया ट्रैक 1 जिसको कहते हैं, जिसमें कि जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कह सकते हैं कि औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव है हमारे देश के, चाइना के, कह लें कि ब्राजील के, हर देश के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक साथ बैठ के चर्चा करें। एक जो दूसरा तरीका है ट्रैक 2, उसको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार से कहीं ना कहीं उनकी एक कह लें कि जुड़ाव है, और उनका अगर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज वगैरह का चर्चा हो सके, जैसे कि जो इंडिया का शुगर यूनियन है, ब्राजील के शुगर यूनियन से बात करें, इस तरीके का कुछ हो सकता है। और एक हो गया कि सिविल सोसाइटी या पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ये तीनों तरीके मददगार होंगे, और इससे हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी वगैरह जो है ना, जो बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है, उसको भी हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ब्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा बिग ब्रदर एटीट्यूड भी नजर आता है। जो इसमें 3 देश हैं, रशिया, इंडिया और चाइना, ये थोड़े मजबूत होते हैं, इनका डोमिनेंस दिखता है, और चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इस तरीके से जो बाकी के देश हैं उनको अपने को छोटा नहीं महसूस करना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और नया जो युग आ रहा है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर का होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, और यहाँ पर हम सोवरेनिटी की, इक्वालिटी की और प्लूरलिज्म का रिस्पेक्ट करते हैं। सारे देश एक दूसरे का इन मामलों में सम्मान करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में ही जो डोकलाम क्राइसिस हो गया था, या फिर आगे चल के जो ये गलवान वैली का क्राइसिस है, तो ये सब बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहने देता है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना ध्यान में रखने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर जो हेट्रोजेनिटी है वो भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि अलग अलग इंटरेस्ट है, सब अलग अलग अपना नजरिया देख रहे हैं, या फिर कई बार कहा जाता है कि ये चाइना सेंट्रिक है, क्योंकि चाइना का हर चीज में शेयर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बैंक को भी अपने तरफ खींच लिया था, और चाइना का हर देश के साथ जो है ट्रेड डेफिसिट वाला कंसेप्ट हमें नजर आ रहा है, इस वजह से भी। ओके, अब अपकमिंग समिट की हम बात करेंगे, तो अब ये जैसे हमने बताया कि पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, इसी टर्म में चल रहा है। हमने देखा कि अभी चाइना में हुआ, तो इसके बाद अगला जो है वो होगा साउथ अफ्रीका में। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अब अगर कंक्लूजन करना है तो इसके जो अप्रोचेज हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो कि अलग बनाती हैं इसको, उस पर चर्चा कर सकते हैं। इसने 6 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और हम देखते हैं जो कि हमारा एक मकसद है कि रिमोट सेंसिंग कंस्टलेशन हो। इसमें 2 जो सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया के हैं, 2 चाइना के, एक रशिया का, एक ब्राजील और चाइना के पार्टनरशिप का है। तो इस तरीके से हम कुछ साइंस के फील्ड में भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कोलैबोरेशन है वो मदद कर रहा है या एक साथ नजर आ रहा है G20 में, WTO में, वर्ल्ड बैंक में और IMF वगैरह में भी। तो इस तरीके से भी हम एक ब्लॉक के तरफ से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, और यहाँ पर जो भी अवेलेबल टूल्स वगैरह हैं उसके हम मैक्सिमम यूटिलिटी कर रहे हैं, और ये एक अच्छे दिशा में ले जा रहा है संपूर्ण विश्व को। इसमें बहुत कुछ कमियां हैं, डिफरेंसेज हैं, उन्हें खत्म करने की जरूरत है, और इसके बदौलत हम एक बेहतर इकोनॉमिक सेंट्रिक कम से कम ब्रिक्स का एस्पेक्ट तो देख ही सकते हैं, लेकिन वहीं तक हमें कन्फाइन नहीं होना है। उसका सोशल, इकोनॉमिकल तो हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कह सकते हैं सिक्योरिटी, सारे पहलुओं पर मिलकर काम करने की जरूरत है। तो फिर हम आगे मिलेंगे, बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।